गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पहाड़ों की रानी मनाली का चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका दोहरान करेंगे। पहाड़ों की रानी मनाली का प्राकृतिक दृश्य का सुंदर वर्णन किया गया है। इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? पहाड़ों की रानी मनाली के प्राकृतिक दृश्य का सुंदर वर्णन किया गया है। पहाड़ों की रानी मनाली समुद्र सतह से 1219 मीटर की ऊंचाई पर पर्वत की गोद में बसी हुई है। ये कुल्लू मनाली का नैसर्गिक सौंदर्य, नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता सैलानी क्या होता है? पर्यटक, उनके मन को मोह लेती है, उनके मन को आकर्षित कर लेती है। कुल्लू से मनाली जाने वाली सड़क के दोनों ओर क्या है? सेबों के बागान, देवदारू और पाइन वृक्षों की भरमार और रंग बिरंगे सुगंधित फूलों के बगीचे जो अत्यंत मनोरम है, मन को हरने वाले हैं। और यहाँ पर सेब, अखरोट, बादाम, नाशपाती तथा विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का उत्पादन होता है। किनका होता है? विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का उत्पादन होता है। और वहां पर सड़क के पास में ही उन्हें क्या बहती हुई दिखाई देती है? व्यास नदी बहती हुई दिखाई देती है। और व्यास नदी की आवाज कल्लोले करती व्यास नदी अपने कल्लोलनी नाम को सार्थक कर रही है। अपने नाम को क्या कर रही है? सार्थक कर रही है। उससे जो आवाज उत्पन्न हो रही है, पानी से जो आवाज उत्पन्न हो रही है, उसी नाम को क्या कर रही है? सार्थक कर रही है। क्योंकि उसका शोर इतनी तेज है कि ऊंचाई पर चढ़ती बस के शोर के इंजन को भी क्या दे रहा है? वह मात दे रहा है। लेकिन व्यास आंखों से ओझल हो जाती, लेकिन उसकी आवाज, उसका शोर, उसका साम्राज्य दूर तक कानों में सुनाई देता है। और हमारे अंग क्या हो जाते हैं? अत्यधिक संवेदनशील, भावुक हो उठते हैं। और व्यास नदी दूर हो या पास हो, लेकिन मनाली या कुल्लू की सुंदरता में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वहां की प्राकृतिक सुंदरता। अब आगे हम चैप्टर में बढ़ते हैं। इस समय पर्वत का शांत परिवेश कितना सुरम्य है। ऐसा लगता है जैसे पर्वत की चोटी गर्दन उठाकर आकाश को छूने का प्रयास कर रही है। इस समय इसका परिवेश, वातावरण, पर्वत का शांत वातावरण कितना सुरम्य, मनोहर, मन को हरने वाला है, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे पर्वत की चोटी गर्दन उठाकर आकाश को छूने का प्रयास कर रही है, आकाश को छूने का प्रयत्न कर रही है। पर्वत की देह कुछ काली काली लग रही है। पर्वत की देह कैसी लग रही है? देह का अर्थ क्या होता है? शरीर। पर्वत का शरीर कुछ काली काली लग रही है। सूरज की गर्मी से बर्फ के गलने पर दरार पड़ जाती है। अब सूरज की गर्मी होती है तो बर्फ क्या पिघलने लगती है और उसमें क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है। तभी ऐसा लग रहा है गर्मी के मौसम में तेज हवा के कारण बर्फ जल्दी ही गल गई है। गर्मी के मौसम में तेज हवा चल रही है, इसके कारण बर्फ क्या हो गई? जल्दी गल गई। इससे पहले पहाड़ों का रंग था सफेद। पहले क्या था? पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी, तो पहाड़ों का रंग क्या था? सफेद था। कुल्लू से मनाली की दूरी 40 किलोमीटर है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है बेटा आपका। कुल्लू से मनाली की दूरी कितने किलोमीटर है? 40 किलोमीटर। यहाँ मौसम में ठंडक है। क्या है? मौसम में ठंडक है, गर्मी नहीं है। पथ के दोनों ओर के दृश्य मनमोहक और सुंदर है। पथ, रास्ता, जिस सड़क से जा रहे हैं उसके दोनों साइड के दृश्य क्या है? मनमोहक, मन को हरने वाले और सुंदर है। बस की खिड़की से व्यास को निहारिए। बस की खिड़की से व्यास को देखिए। व्यास नदी, व्यास की कलकल ध्वनि हृदय को तरंगित कर रही है। व्यास की कलकल करती हुई, कलकल किसकी आवाज आती है? पानी की। पानी की आवाज हृदय को क्या कर रही है? तरंगित कर रही है। मधुर संगीत, ऐसा लगता है कि व्यास का जो संगीत हो रहा, पानी की जो आवाज आ रही है वो किसके समान तुलना की है? संगीत के समान। तो पैरों में घुंघरू बांधे वह अविराम गति से इठलाती हुई जा रही है। कैसा लग रहा है संगीत? जैसे कि व्यास नदी पैरों में घुंघरू बांधकर अविराम, बिना रुके और इठलाती हुई जा रही है। बिना रुके लगातार इठलाती हुई पैरों। यहाँ व्यास को एक सुंदर स्त्री के रूप में बताया गया है कि जिस प्रकार सुंदर स्त्री पैरों में घुंघरू बांधकर और बिना रुके इठलाती हुई चलती है, अपने प्रियतम से मिलने और अपने प्रियतम से मिलने के लिए चली जाती है। कितनी मुखर लग रही है, उच्छल और सुंदर भी। कितनी मुखर लग रही है। शोर करने वाला शब्द, मुखर का अर्थ क्या होता है? शोर करने वाला शब्द। उच्छल, तरंगित और सुंदर भी है। उच्छल का अर्थ क्या होता है? तरंगित। वह तरंगित भी लग रही है और सुंदर भी। किसके बारे में बताया गया? किसकी सुंदरता बताई जा रही है? व्यास नदी की। व्यास नदी को एक सुंदर स्त्री के रूप में बताया गया है कि एक सुंदर स्त्री
अपने प्रियतम से मिलने जा रही है। कैसे? पैरों में घुंघरू बांधकर बिना रुके हुए इटलाती हुई चली जा रही है। और वह कितनी मुखर लग रही है, बिन शोर करने वाला लग रहा है उसका क्या, कलकल ध्वनि जो आवाज है वो क्या लग रही है, शोर करने वाली लग रही है, तरंगित भी और सुंदर भी। कहा जाता है कश्मीर धरती का स्वर्ग है। धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? कश्मीर को। उसका प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। उसका प्राकृतिक, कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य क्या है? अद्भुत है, सभी के मन को भाता है। इसके पीछे को विशेष उद्देश्य होगा। इसके पीछे कोई क्या होगा? विशेष उद्देश्य होगा। किसके पीछे? कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य के पीछे क्या होगा? कोई विशेष उद्देश्य होगा। ऐसे प्रचारकों ने किसी निहित उद्देश्य के कारण ही मनाली को मनोरम प्राकृतिक सुंदरता को अनदेखा कर दिया होगा। ऐसे प्रचारकों जो कश्मीर को स्वर्ग बताते हैं और किसी निहित उद्देश्य के, कुछ उनका निहित उद्देश्य होगा, कुछ उनका स्वार्थ होगा, इसी के कारण जो प्रचारक है, जो प्रचार करने वाले हैं, उन्होंने मनाली के मनोरम, मन को हरने वाले प्राकृतिक सुंदरता को क्या कर दिया है? अनदेखा कर दिया है। मनाली की सुंदरता से बढ़ चढ़कर किसका वर्णन किया है? कश्मीर की सुंदरता का वर्णन किया है। इसलिए लोग कश्मीर के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते। किंतु अनेक सैलानियों के अनुसार समुद्र सतह से 1219 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतों के गोद में बसी रूपसी सुंदर कुल्लू मनाली की नैसर्गिक प्राकृतिक शोभा और सौंदर्य कश्मीर से कहीं अधिक है। मनाली की मनोरम प्राकृतिक, मतलब मनाली की जो सुंदरता है, जो मन को हरने वाली है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। किंतु अनेक सैलानियों के अनुसार समुद्र सतह से 1219 मीटर की ऊंचाई पर है, पर्वत की गोद में बसी हुई है और उसका प्राकृतिक सौंदर्य, शोभा, उनकी चमक बहुत कश्मीर से भी कहीं ज्यादा अधिक है। कुल्लू के निवासी अत्यंत कठोर जीवन के अभ्यस्त है। उन्हें अभ्यस्त है क्योंकि वह कठोर जीवन के आदि, अभ्यस्त किसी चीज की आदत होना है। हंसते मुस्कुराते उन्हें खेतों में, बगीचों में कठिन परिश्रम करते देख सकते हैं। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उन्हें खेतों में, बगीचों में क्या करते हुए देख सकते हैं? परिश्रम, श्रम करते हुए देख। श्रम और परिश्रम में अंतर है बेटा। परिश्रम का अर्थ होता है जहां शारीरिक और मानसिक दोनों काम करते हैं, मतलब हम अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं और शारीरिक श्रम भी करते हैं। और श्रम का अर्थ होता है सिर्फ हम शारीरिक श्रम करते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। सेब के उत्पादन के साथ साथ यहाँ अखरोट, बादाम, नाशपाती तथा विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी जड़ी बूटियों का भी उत्पादन होने लगा। यहाँ सेब के उत्पादन के साथ साथ किन किन का उत्पादन होता है? अखरोट, बादाम, नाशपाती तथा विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी जड़ी बूटियों का भी उत्पादन होने लगा है। मनाली महर्षि मनु की पावन भूमि है। महर्षि मनु की क्या है? पवित्र भूमि है। मनाली अर्थात मनु आल्य। मनाली क्या है? मनु का घर है। आल्य का अर्थ क्या होता है? घर, जो मनु का घर है। मनु स्मृति महर्षि मनु द्वारा रचित है। मनु स्मृति एक किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है। ये किसने, इसकी रचना किसने की? महर्षि मनु ने। हिंदू धर्मशास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है। मनु स्मृति हिंदू धर्मशास्त्र का एक क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 12 अध्याय 2500 श्लोक है। मनु स्मृति में कितने श्लोक है? कितने अध्याय? 12 अध्याय 2500 श्लोक है। मनु स्मृति में 12 अध्याय 2500 श्लोक है। विश्व की विधि व्यवस्था का ज्ञान देने वाले महर्षि मनु की तपस्या भूमि मनाली को आज पर्यटन के विश्व मानचित्र पर सैलानी देखने लगे हैं। विश्व की विधि व्यवस्था, जो जिस समय पहले क्या जो व्यवस्था बनाई गई थी उसका ज्ञान देने वाले महर्षि मनु की तपस्या भूमि, मनु का आल्य है मनाली, मतलब उसका घर था, उसकी पवित्र जन्मभूमि थी, तो उसको आज पर्यटन के रूप में विश्व मानचित्र पर भी सैलानी जो पर्यटक देखने लगे हैं। विदेशी पर्यटकों का समूह हर साल हिमाचल की इन घनी शीतल वादियों में उमड़ पड़ता है। विदेशी पर्यटकों का समूह हर साल हिमाचल की इन घनी शीतल ठंडी वादियों में उमड़ पड़ता है, मतलब ये देखने आते हैं। मनाली को ही कुल्लू का मुख्य पर्यटन केंद्र माना जाता है। मनाली को क्या माना जाता है? कुल्लू का मुख्य पर्यटन केंद्र माना जाता है। यहाँ के मनोरम दृश्य मन को मुग्ध कर देते हैं। यहाँ के मन को हरने वाले दृश्य मन को क्या कर देते हैं? प्रश्न कर देते हैं। मनाली के मुख्य मार्ग पर एक और कुछ होटल, भोजनालय, डाकघर
वह टूरिस्ट ऑफिस है। मनाली के मुख्य मार्ग पर क्या क्या है? एक और कुछ होटल है, फिर भोजनालय है, डाकघर भी है और टूरिस्ट ऑफिस भी है। दूसरी ओर बस स्टैंड, थाना व रेस्ट हाउस है। दाहिनी ओर बस की सड़क है। ये मनाली का मुख्य मार्ग है। उसकी तरफ क्या बताया गया? एक और कुछ होटल बताए गए हैं, भोजन है, डाकघर है, टूरिस्ट है। और दूसरी ओर बस स्टैंड, थाना व रेस्ट हाउस है। दाहिनी ओर बस की सड़क है। विपाशा को पार कर उत्तर की तरफ रहाला और दक्षिण की तरफ नगर है। विपाशा भी एक नदी का नाम है। उसके उत्तर की तरफ क्या है? रहाला है और दक्षिण की तरफ नगर है। विपाशा को हिमाचल की नदियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। विपाशा नदी को भी हिमाचल की नदियों में क्या माना जाता है? श्रेष्ठतम माना जाता है। वैदिक काल में इसका नाम विपास था। बेटा एक क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर एमसीक्यू, वैदिक काल में विपाशा का नाम क्या था? तो क्या नाम था? विपास। वैदिक शब्दों में निघंटू में इसे उंजिरा कहा गया है। निघंटू क्या है? वैदिक शब्दकोश। जो पहले जो शब्दकोश था जो उसमें इसको क्या कहा गया है? उंजिरा कहा गया है विपाशा नदी को। ऋग्वेद में आर्के, विपाशा नदी के कितने नाम आ गए हैं? वैदिक काल में इसका नाम विपास था, पर लेकिन उस शब्दकोश में क्या कहा गया है? वैदिक शब्दकोश में उंजिरा। और ऋग्वेद में इसका नाम क्या था? आर्के, विपाशा नदी का। ग्रीक निवासी इसे विपासिस तथा हिमाचल वासियों के लिए व्यासा है। ग्रीक निवासी इसे क्या कहते हैं? विपासिस कहते हैं। और हिमाचल वासी इसे क्या कहते हैं? व्यासा नदी। शाब्दिक अर्थ के अनुसार विपास का मतलब है बंधन रहित। विपास का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित या बंधन मुक्त। विपाशा नदी के कितने नाम हो गए? विपास, उंजिरा, आर्किये, विपासिस, व्यासा। ये विपाशा नदी के नाम है। और इनका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? बंधन रहित या बंधन मुक्त। विपास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? बंधन रहित या बंधन मुक्त। यानी वह नदी जो अपना किनारा स्वयं बनाती, अर्थात अपना मार्ग स्वयं बनाती, रास्ते में आई हर रुकावट, हर बाधा को दूर करती हुई मुक्त रूप से उमकती, किलकती, प्रवाहित हो, वह है विपाशा। वह रास्ते में कोई भी रुकावट आए, कोई भी बाधा हो, उसे दूर करती हुई मुक्त स्वतंत्र रूप से उमकती, किलकती, प्रवाहित होती रहती है। वो कौन सी नदी है? विपाशा नदी। यह नया मनाली है। अब ये क्या है? नया मनाली। पहले कवि किसका वर्णन कर रहे थे? पुराने मनाली का। अब असली मनाली ग्राम मनालसू नदी के पार 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद असली मनाली ग्राम जो वह कहाँ पर है? मनालसू नदी के पार। एक तीसरी नदी का नाम भी आ गया है। सबसे पहले व्यास नदी, फिर विपाशा नदी। अब मनालसू नदी के पार 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद, कितने किलोमीटर चढ़ाई करनी पड़ती है? 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर, 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर चीड़ व देवदारों के सघन वृक्षों की शोभा में चित्रित मनाली। चीड़ और देवदार के गहरे वृक्ष हैं और उनकी शोभा में क्या है? चित्रित है। वह है पुरानी मनाली, जो मनु का पुराना गांव था। उबड़ खाबड़, अब उसकी सड़कें कैसी है? उबड़ खाबड़ है, कच्ची है, घुमावदार पगडंडी है। वहां कोई चौड़ी सड़कें नहीं है। क्या है? पगडंडी। पगडंडी का तो क्या होता है? एक व्यक्ति एक साथ में, 2 व्यक्ति नहीं चल सकते, एक व्यक्ति ही चल सकता है। पगडंडी द्वारा गांव में पहुंच देते हैं। मनालसू गांव में, जो मनु का मुख्य गांव था। गांव के सबसे ऊपरी भाग में भगवान मनु का छोटा सा साफ सुथरा मंदिर है। भगवान मनु का सबसे छोटा सा साफ सुथरा मंदिर है। मंदिर के अंदर मनु महाराज की काठ की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित है। मंदिर के अंदर किसकी मूर्ति है? काठ की मूर्ति है। उसके सामने क्या है? दीपक प्रज्वलित हो रहा है, दीपक जल रहा है। दर्शनार्थी स्वयं अंदर जाते हैं, नतमस्तक हो प्रणाम करते हैं और चरणामृत लेते हैं। जो दर्शन करने आते हैं वे स्वयं ही अंदर जाते हैं, नतमस्तक होते हैं और प्रणाम करते हैं और स्वयं ही चरणामृत लेते हैं। गगन स्पर्शी पर्वत श्रेणियां बहुत निकट लग रही है। 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर है मंदिर, तो उसमें तो वो गगन स्पर्शी होगा। गगन स्पर्शी, आकाश को छूने वाले। पर्वत श्रेणियां बहुत निकट लग रही है। यह है मात्र दृष्टि का भ्रम। ये हमारी दृष्टि का भ्रम है कि ये पर्वत श्रेणियां बहुत पास है, लेकिन ये काफी दूर है। मनाली के मंदिर बहुत प्राचीन है। मनाली के मंदिर क्या है? प्राचीन है, जो हिंदू स्थापत्य के साथ बौद्ध स्थापत्य की शैली में कुछ मंगोलीय वास्तुकला से भी प्रभावित है, मिश्रित है। अब मनाली के मंदिर किन किन शैली में बने हुए हैं?
हिंदू स्थापत्य के साथ साथ बौद्ध स्थापत्य शैली के साथ में कुछ मंगोलीय भी। मनाली के मंदिर में हिंदू स्थापत्य, बौद्ध स्थापत्य और कुछ मंगोलीय वास्तुकला से भी प्रभावित है और मिश्रित है। दक्षिण में बजोरा के मंदिरों में विशुद्ध स्थापत्य के साथ साथ प्रतिमा के परिधान भी बदले हुए हैं। नीचे जो दक्षिण में बजोरा के मंदिर हैं वहां विशुद्ध स्थापत्य है, साथ साथ प्रतिमा के परिधान भी बदले हुए। अभी जैसे श्री राम मंदिर बन रहा है, किस शैली में बन रहा है? नागर शैली में। तो उसी के नागर वास्तुकला का प्रभाव क्या हो रहा है, उस मंदिर का निर्माण हो रहा है सिर्फ। ऐसे ही जो नीचे दक्षिण में बजोरा का मंदिर है वो विशुद्ध स्थापत्य के साथ साथ प्रतिमा के परिधान भी बदले हुए। वास्तव में देखा जाए तो इस समस्त दुर्गम हिमालय पथ का प्रवेश द्वार ही मनाली है। अगर वास्तव में देखा जाए तो हिमालय का प्रवेश द्वार क्या है? मनाली है। दुर्गम जो कठिन है, जिसके पास जाया न जा सके, उसका प्रवेश द्वार क्या है? मनाली। तभी तो शायर ने कहा है मनाली की रंग ओ बू ने मोहित कर लिया मुझे। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि मनाली की जो खुशबू है, मनाली की जो सुंदरता है, उसने मुझे आकर्षित कर लिया है। कठिन शब्दार्थ: सघन, घना, मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला, नैसर्गिक, स्वाभाविक, निघंटु, वैदिक शब्दकोश, प्रज्वलित, जलता हुआ, गगन स्पर्शी, आसमान को छूने वाला, शैली, काम करने का विशेष ढंग, दुर्गम, कठिन। पर्यायवाची: नदी, तटनी, सरिता, नद, प्रभु, ईश्वर, ईश, विधाता, पर्वत, पहाड़, नग, शैल, नैसर्गिक, सत्कृत, प्राकृतिक, चमत्कृत, द्वार, दरवाजा, निकास, फाटक, मनोरम, रमणीय, रुचिर, मनोहर। थैंक यू क्लास।